पिछले क्लास में हम लोग ये चैप्टर स्टार्ट किए थे सॉलिड स्टेट, यानी आज इस चैप्टर का सेकंड क्लास है। लेकिन पहले स्टार्टिंग के 5 मिनट में जो पिछले क्लास में पढ़े हैं उसको एक बार में फिर से रिपीट करते हैं ताकि कंटिन्यूटी जो है वो बना हुआ रहे। बताए थे कि इतना कुछ पढ़ना इस सॉलिड स्टेट चैप्टर में, ये फिजिकल केमिस्ट्री में आता है, यानी कि इस वाले पोर्शन में आपको न्यूमेरिकल भी मिलेगा। अब स्टार्टिंग का कुछ पोर्शन जो यहाँ तक आज हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल, यहाँ तक आपको ये थियोरेटिकल पार्ट लगेगा। इसके बाद के जितने सारे पार्ट हैं वो सब डिराइवेशन और न्यूमेरिकल बेस्ड है, उसमें न्यूमेरिकल्स भी आएगा। ये सिलेबस पिछले क्लास में डिस्कस किए थे इसके बारे में। इसके बाद में इसके इंट्रोडक्शन में हम लोग बात किए, स्टार्ट किए थे मैटर से ही, कि मैटर को उनके फिजिकल स्टेट के अनुसार से दो पार्ट में क्लासीफाई किया गया, सॉलिड और दूसरा फ्लूइड। फ्लूइड यानी जो फ्लो करता है, और फिर इसमें आ गया था लिक्विड और गैस। सबसे स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगता है सॉलिड में और सबसे वीक होता है गैस में। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस सबसे कम होता है सॉलिड में और सबसे ज़्यादा होता है गैस में। ये सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में बात की। फिर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे हम लोग सॉलिड के बारे में, आपकी कॉपी में लिखवाए भी थे। कैरेक्टरिस्टिक्स में आया था कि सॉलिड नॉन कंप्रेसिबल नेचर का है, इसमें स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगते हैं, इनके कंस्टिट्यूएंट क्लोजली पैक्ड होने की वजह से सिर्फ ये ऑसिलेट या वाइब्रेट करते हैं स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की वजह से। इसके बाद में फिर आगे थे हम लोग टाइप्स ऑफ सॉलिड पर, इनके कंस्टिट्यूएंट्स का अरेंजमेंट किस तरीके से किया जाता है। अगर कंस्टिट्यूएंट्स एक डिफिनिट पैटर्न में अरेंज हो तब उसे कहा जाता है क्रिस्टलाइन, और अगर उसमें कोई डिफिनिट पैटर्न नहीं हो तो उन्हें कहा जाता है एमॉर्फस। क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस में डिफरेंस आपके लेवल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। क्रिस्टलाइन में लॉन्ग रेंज ऑर्डर आता है। लॉन्ग रेंज ऑर्डर कहने का मतलब इनका अरेंजमेंट एक सिस्टमेटिक तरीके से होगा, और ये शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। इसमें शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसमें शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है। इट गिव अ स्मूथ सर्फेसेज ऑन कटिंग, जबकि ये कट करने के बाद में रफ सर्फेसेज का फॉर्मेशन करता है। ये अनआइसोट्रॉपिक इन नेचर होता है, जबकि ये आइसोट्रॉपिक होता है। यहाँ पे अलग से बताए थे, अनआइसोट्रॉपिक कहने का मतलब ये कि अलग अलग पार्ट को अगर हम कट करेंगे तो अलग अलग प्रॉपर्टीज वो शो करेगा। तो ये इसका डिफरेंस जो है वो इंपॉर्टेंट था, इसको डिस्कस किया हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स में। एमॉर्फस के कैरेक्टरिस्टिक्स में यही सारे पॉइंट्स आए थे। इसके बाद में अनआइसोट्रॉपिक नेचर को बताया था हमने यहाँ पर पिछले क्लास में, डिफरेंस यहाँ तक हो गया था। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन के कंस्टिट्यूएंट का नेचर क्या है। इसमें से आया था आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयोनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड और कोवेलेंट सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल्स होते हैं और इनके बीच में लगने वाला अट्रैक्टिव फोर्स वैन डर वाल्स फोर्स। आयोनिक सॉलिड का कंस्टिट्यूएंट आयन और इनके बीच में आयोनिक बॉन्ड बनता है, या इसी को हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। मेटेलिक सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं पॉजिटिव कर्नल्स इन सी ऑफ मूवेबल इलेक्ट्रॉन, और अट्रैक्टिव फोर्स लगता है मेटेलिक बॉन्ड। और फिर कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट एटम्स होते हैं और इनके बीच में लगने वाला अट्रैक्टिव फोर्स कोवेलेंट बॉन्ड होता है। इतना कुछ हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके थे। अब आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल के बारे में। लिखिए टॉपिक आप भी, क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस लिखो डेफिनेशन। The three-dimensional arrangement of the three-dimensional arrangement of constituent arrangement of constituent of a crystalline solid constituent of a crystalline solid is called crystal lattice, is called crystal lattice, crystal lattice is called crystal lattice. Paragraph change. The position in crystal lattice, the position in crystal lattice where constituents are present, where constituents are present, called lattice site, called lattice site,
or lattice point are called lattice site or lattice point. Lattice point. नेक्स्ट लिखो यूनिट सेल. यूनिट सेल. देखिए it is the part of a crystal lattice. It is the part of a crystal lattice which repetition can make the complete crystal lattice, which repetition can make the complete crystal lattice is called unit cell. Is called unit cell. Is called unit cell. अब ये क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल को डायग्राम से समझाते हैं. ये पूरा का पूरा बॉक्स जो है एक अरेंजमेंट देख रहे हो, इसमें 1 2 3 4 आगे दिख रहे हैं, नंबर ऑफ बॉक्सेज हैं. इस पूरे 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट को हम लोग अगर क्रिस्टल लैटिस कहें तो इसका एक छोटा सा यूनिट बाहर निकाल लो. इसको बाहर निकाल लो. अब इस छोटे से यूनिट को क्या कहा जाएगा? यूनिट. फिर से क्रिस्टल लैटिस जहां कंस्टिट्यूएंट्स एक डिफिनिट पैटर्न पे अरेंज हो, उनके कंस्टिट्यूएंट्स के 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट को, पूरे कंप्लीट अरेंजमेंट को क्रिस्टल लैटिस कहा जाता है. और इसी क्रिस्टल लैटिस का वो छोटा सा पार्ट जो बार बार अगेन एंड अगेन रिपीट कर पूरे क्रिस्टल लैटिस का फॉर्मेशन करते हैं, उन्हें यूनिट सेल कहा जाता है. डायग्राम से समझाने के लिए यहाँ पर एक देख रहे हो आप, ग्रुप ऑफ ब्लॉक्स है, कई ब्लॉक्स लगे हुए हैं. ये पूरा का पूरा ब्लॉक्स का 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट अगर क्रिस्टल लैटिस कहा जाता है, तो इसमें से एक ब्लॉक को अगर हम बाहर निकाल लें तो वो ब्लॉक इसका यूनिट सेल कहा जाएगा. यानी यूनिट सेल इज द स्मॉल पार्ट विच रिपीटेशन कैन मेक द कंप्लीट क्रिस्टल लैटिस. और आपको सिंपल तरीके से समझाते हैं. कहीं पर बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, मकान बन रहा है, ट्रक या ट्रैक्टर से ईंट उतार करके रखा गया है, तो जो ईंट का ढेर है उसे अगर हम लोग क्रिस्टल लैटिस कहेंगे तो उसमें से एक ईंट निकाल लो तो वो ईंट आपका यूनिट सेल कहा जाएगा, क्योंकि उसी से मिल करके बना हुआ है. अगर आप एनसीईआरटी बुक पढ़ेंगे तो वहाँ दिया हुआ है कि चिड़ियों का झुंड उड़ता हुआ जा रहा है, तो चिड़ियों का पूरे झुंड को अगर हम लोग क्रिस्टल लैटिस माने तो उसमें से हर एक बर्ड जो है वो यूनिट सेल को रिप्रेजेंट करता है. यानी क्रिस्टल लैटिस का फॉर्मेशन यूनिट सेल के कॉम्बिनेशन से होता है. यानी कि यूनिट सेल उसके एक सिंगल यूनिट को रिप्रेजेंट करता है. आप ये डायग्राम बना लीजिए रफ. अभी हम लोग क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल को समझे. यूनिट सेल को समझाने के लिए मेरे हाथ में ये बॉक्स है, इससे थोड़ा सा अच्छे से समझ में आएगा. लैटिस साइट लैटिस पॉइंट को हम समझाना चाह रहे हैं. अब टाइप्स ऑफ यूनिट सेल में यहाँ इन लोग का क्लासिफिकेशन हम लोग करेंगे कि कंस्टिट्यूएंट कहाँ कहाँ पर हो सकते हैं. देखो ये यूनिट सेल में ये पार्ट को कॉर्नर कहा जाता है. ये यहाँ जो दिख रहा है वो, इसको कॉर्नर कहा जाएगा. ये कॉर्नर है, ये इसका पूरा फेस है. इसके बीच में भी कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो सकते हैं. इसे फेस का सेंटर यानी फेस सेंटर कहा जाता है. इसे बताओ क्या कहा जाता है? कॉर्नर. ये क्या हो गया? फेस सेंटर. ये इसका एज है, यहाँ पर भी कंस्टिट्यूएंट रहेंगे, इसे एज सेंटर कहा जाता है.
और दूसरा इमेजिन करो कि इसको ढक्कन खोले और इसके बीच में एक एटम को डाल दिए, तो पूरी इस यूनिट सेल के अंदर में चला गया, उसे उसका बॉडी सेंटर कहा जाता है। तो कंस्टिट्यूएंट कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट हैं, इसके अनुसार से यूनिट सेल को हम लोग प्रिमिटिव सेंटर्ड, यहाँ देख रहे हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल है, इसके बाद में फिर यहाँ पर सेंटर्ड यूनिट सेल है, इसी को कहा गया बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल और इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। इन सब का डिफिनेशन लिखवाएंगे और समझाएंगे फिर से। अगर यहाँ कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो इन्हें क्या कहा जाएगा, कॉर्नर। अगर इस फेस के सेंटर में प्रेजेंट है तो फेस सेंटर, अगर यहाँ प्रेजेंट है तो एज सेंटर। अब कह रहा है कि अगर कंस्टिट्यूएंट्स इस यूनिट सेल के सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट है, सिर्फ कॉर्नर पर, बता सकते हो इसमें टोटल कितने कॉर्नर होंगे, कितना होगा, 8, 1 2 3 4, इधर भी 1 2 3 4, 4 एंड 4 कितना हो गया 8। फेस सेंटर बता सकते हो कितना होगा, 6। लूडो खेलते हैं ना तो 6 नंबर तक आता है ना, यहाँ देख रहे हैं 1 2 3 4 5 एंड 1 6, तो इसके पास में 8 कॉर्नर्स होते हैं, 6 फेस सेंटर होता है, और इसके बॉडी के अंदर में एक ही सेंटर होगा जिसे बॉडी सेंटर कहा जाता है। तो वहां पर निकालेंगे हम लोग क्यूबिक के केस में कि किस तरीके से होगा। लिखिए अभी इसके बारे में, देखो टाइप ऑफ यूनिट सेल, इसमें फर्स्ट प्रिमिटिव यूनिट सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल लिखिए, इट इज द टाइप ऑफ यूनिट सेल, it is the type of unit cell, type of unit cell in which constituents, in which constituents are present, are present at all the corners, are present at all the corners of the unit cell, at all the corners of the unit cell, corners of the unit cell। सेकेंड लिखो सेंटर्ड यूनिट सेल, सेंटर्ड यूनिट सेल, और इसमें 3 पार्ट आएगा, ए बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, देखिए it is the type of unit cell, it is the type of unit cell in which constituents are present, in which constituents are present, are present at all the corners, at all the corners, as well as inside the body center, as well as inside the body center, inside the body center। नेक्स्ट लिखो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, देखिए it is the type of unit cell, it is the type of unit cell in which, it is the type of unit cell in which constituents, in which constituents are present,
at all the corners, constituents are present at all the corners, as well as at the center of, as well as at the center of all the faces, as well as at the center of all the faces, of all the faces. सी लिखिए, इंड सेंटर्ड यूनिट सेल, इंड सेंटर्ड यूनिट सेल लिखिए इसमें, इट इज द टाइप ऑफ यूनिट सेल in which constituents are present at all the corner, as well as at the center of, two opposite faces, at the center of two opposite faces, चलो फिर से देखो, यहाँ ये बताया कि ये पूरा का पूरा 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्रिस्टल लैटिस कहा जाता है, और इसी क्रिस्टल लैटिस का वो छोटा सा पार्ट जिसके रिपीटेशन से ये कंप्लीट क्रिस्टल लैटिस बना है, उसे हम लोग यूनिट सेल कहते हैं। अब इस यूनिट सेल में कंस्टिट्यूएंट यानी कि एटम, मॉलिक्यूल या आयन कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होंगे, उसके अनुसार से यूनिट सेल को क्लासिफाई किया गया है। इसमें से फर्स्ट है प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल में कंस्टिट्यूएंट सिर्फ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कॉर्नर पर, यानी कि डिफिनेशन ये पूछा जाए तो आप कह सकते हैं इन विच कंस्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट ओनली एट कॉर्नर्स, सिर्फ कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं। वहीं कॉर्नर्स के अलावा और कहीं भी प्रेजेंट हो तब उन्हें सेंटर्ड यूनिट सेल कहा जाता है। और इसमें है बॉडी सेंटर्ड। इस बॉडी सेंटर में कहाँ कहाँ पर कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट होगा, एक तो प्रेजेंट होगा कॉर्नर्स पर और दूसरा प्रेजेंट होगा कहाँ पर, इनसाइड द बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर के अंदर में प्रेजेंट होगा, तब उन्हें कहा जाएगा बॉडी सेंटर्ड। अगर कंस्टिट्यूएंट्स कॉर्नर्स के अलावा कॉर्नर्स पर भी प्रेजेंट हो और कहाँ पर प्रेजेंट हो, फेस सेंटर, तब उन्हें कहा जाएगा फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। और अगर कंस्टिट्यूएंट सारे कॉर्नर पे प्रेजेंट हों और टू अपोजिट फेसेस पर, टू अपोजिट फेस या फेस सेंटर भी लिख सकते हो, तब उन्हें कहा जाता है इंड सेंटर्ड यूनिट। बोलो, यूनिट सेल का टाइप याद आया, एक प्रिमिटिव और दूसरा सेंटर्ड यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल में कंस्टिट्यूएंट कहाँ प्रेजेंट होगा, सिर्फ कॉर्नर पर, और सेंटर्ड में कॉर्नर के अलावा अगर सिर्फ बॉडी सेंटर में है तो बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर पर है तो फेस सेंटर्ड, और टू अपोजिट फेसेस पर है तो उन्हें इंड सेंटर्ड यूनिट सेल कहा जाता है। अब इसके बाद में ये आपके बुक का दिया हुआ है, उसी से स्कैन करके यहाँ पर डाले हैं, एनसीईआरटी बुक का है ये। यहाँ पर कह रहा है कि ज्योमेट्रिकल अगर अरेंजमेंट देखा जाए, जैसे हम यहाँ पर आपको ये बॉक्स दिखा रहे थे, ये बॉक्स आपका क्यूब के जैसा दिख रहा है, लेकिन ज्योमेट्री अलग अलग भी हो सकता है कि लेंथ और विड्थ जो है बराबर नहीं हो। तो इस तरीके से प्रैक्टिकली जो पॉसिबल हैं वो इतने तरीके से ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट पॉसिबल हैं, 7, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। क्यूबिक, हम लोग को यहाँ पर जो मेन फोकस करना है वो क्यूबिक के बारे में इस पूरे चैप्टर में, लेकिन जानकारी होनी चाहिए कि क्यूबिक टेट्रागोनल हो सकता है, ऑर्थोरोम्बिक हो सकता है, हेक्सागोनल हो सकता है, रोम्बोहेड्रल हो सकता है, मोनोक्लिनिक हो सकता है और ट्राइक्लिनिक हो सकता है। पता कैसे करेंगे, तो यहाँ पर ये देखो मैथ्स के जैसा ज्योमेट्रिकल शेप दिया हुआ है,
इफ ऑल साइड्स आर इक्वल, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, ऑल एंगल्स आर इक्वल, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। एक्चुअली किसी भी यूनिट सेल को हम लोग रिकॉग्नाइज करते हैं तो इसके लिए हमारे पास में 6 पैरामीटर्स होते हैं। वो 6 पैरामीटर्स क्या होता है, जो ये अगर हम लोग यूनिट सेल बना लिए, यहाँ ये यूनिट सेल है, यहाँ इस साइड को अगर हम लोग ए बोले, इसे बी कह रहे हैं, इसे सी कह रहे हैं, इनके बीच का एंगल अगर अल्फा हो गया, इनके बीच का एंगल अगर बीटा हो गया, तो इनके बीच का एंगल कितना होगा, गामा। तो कैसा होगा, क्यूबिक होगा, मोनोक्लिनिक होगा, रोम्बोहेड्रल होगा, ऑर्थोरोम्बिक होगा, ये सारा डिपेंड करता है इन्हीं के ऊपर में। तो ए बी सी यानी कि 3 साइड्स एंड एंगल बिटवीन दीज साइड्स आर 6 पैरामीटर्स जो इनको क्लासिफाई करता है कि ये कौन से यूनिट्स में आएंगे। अब उसी के अनुसार से पूरा का पूरा ज्योमेट्री पर बेस्ड है। सारे साइड्स अगर बराबर है, सारा एंगल बराबर है और कितने डिग्री के बराबर, 90 डिग्री, तब उस ज्योमेट्रिकल शेप को हम लोग क्यूबिक कहेंगे और उस यूनिट सेल को क्यूबिक यूनिट सेल कहा जाएगा। फिर कह रहा है कि ए इज इक्वल टू बी लेकिन सी के बराबर नहीं है, यानी एक साइड उसका डिफर कर गया, तब उस कंडीशन में इन्हें क्या कहा जाएगा, टेट्रागोनल। ऑर्थोरोम्बिक कहा जाएगा अगर तीनों साइड अलग अलग है, लेकिन अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। जैसे अगर हम लोग इस बुक को ले लें यहाँ पर, तो ये भी एक यूनिट सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जरा सोच करके बताना, तो आपके पास में भी पैरामीटर है, कहीं पर भी पॉइंट अगर हम लोग ये टच करें, तो अगर ये पॉइंट ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, तो आप बता सकते हो ये कौन से टाइप ऑफ यूनिट सेल में आएगा। थोड़ा सा आपको और हेल्प कर देते हैं, इन्हीं 3 में से आएगा, या तो क्यूबिक होगा, टेट्रागोनल होगा या ऑर्थोरोम्बिक होगा। आप बताओ तो इसका तीनों साइड यानी कि ए बी और सी तीनों बराबर है क्या, तो इसका मतलब क्यूबिक तो खत्म हो गया। अब इसका तीनों साइड देखो तो अलग अलग है कि कोई कॉमन भी है, अलग अलग है। ए का वैल्यू अलग होगा, बी का वैल्यू अलग होगा, सी का वैल्यू अलग होगा, लेकिन सब कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। तो इसका मतलब ये हुआ ये किस वाले कैटेगरी में चला जाएगा, ऑर्थोरोम्बिक। उसी तरीके से बाकी का ये हेक्सागोनल भी होगा, रोम्बोहेड्रल भी होगा, मोनोक्लिनिक भी होगा और ट्राइक्लिनिक भी होगा। ये रटने का जरूरत नहीं है, जानकारी के लिए है कि इतने 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट सेल पॉसिबल हैं, वो हम नोट में आपको लिखवा भी देंगे। और इसी में ये यहाँ पर कौन कौन से अरेंजमेंट पॉसिबल हैं, जो क्यूबिक में कौन कौन सा आ सकता है, प्रिमिटिव आ सकता है, बॉडी सेंटर्ड आ सकता है और फेस सेंटर्ड आ सकता है। हम लोग को इसी के ऊपर में फोकस करना है, आगे भी यही वाला पार्ट आएगा। प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। जबकि यहाँ पर टेट्रागोनल में सिर्फ 2 ही अरेंजमेंट पॉसिबल है प्रैक्टिकली जो एग्जिस्ट करता है, एक प्रिमिटिव और दूसरा बॉडी सेंटर्ड। तो देखो इसको कैसे बोलेंगे, ये प्रिमिटिव था लेकिन किसका था, क्यूबिक का, तो दोनों को मिला दिया प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल। तो इन्हें क्या कहा जाएगा, प्रिमिटिव टेट्रागोनल यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड टेट्रागोनल यूनिट सेल, वैसे करके यहाँ। और इसको काउंट करोगे तो ये टोटल 14 डिफरेंट टाइप्स के आएंगे। काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। इसी 14 को 14 ब्रेवियस लैटिसेस कहा जाता है। 1 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ है कि हाउ मेनी ब्रेवियस लैटिसेस आर पॉसिबल इन यूनिट सेल, यानी कि कितने तरह के अलग अलग अरेंजमेंट पॉसिबल हो सकते हैं। तो ये 14 है जो प्रैक्टिकली, थ्योरेटिकली तो बहुत हो सकते हैं, थ्योरेटिकली तो ये 7 बन रहा है। और 7 का अगर हम लोग जो है 5 को 4 को देख लें, स्टार्टिंग में हम लोग क्या पढ़े, प्रिमिटिव, फिर आ गया फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड और इंड सेंटर्ड, तो 4 हो गया। तो 7 को अगर 4 4 मिला देंगे तो 7 चौक 28, 28 होना चाहिए। लेकिन एग्जिस्ट जो प्रैक्टिकली करता है वो यही एग्जिस्ट करता है। ये 14 ब्रेवियस लैटिसेस कहे जाते हैं। नोट में लिखिए, लिखवाते हैं अंडर द हेडिंग ऑफ नोट। देखिए नोट में फर्स्ट पॉइंट, ए यूनिट सेल is characterized by
A unit cell is characterized by 6 parameters, characterized by 6 parameters, 6 parameters, comma, 3 sides, ब्रैकेट में लिख देना A, B, C, स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, 3 sides A, B, C, and 3 angles between them, and 3 angles ब्रैकेट में क्या लिखोगे, अल्फा, बीटा, गामा, and 3 angles ब्रैकेट में अल्फा, बीटा, गामा between them. Next point, on the basis of these 6 parameters, on the basis of these 6 parameters, 7 different types of geometrical arrangements, 7 different types of geometrical arrangement are possible. 7 different types of geometrical arrangement are possible. These are cubic, tetragonal, orthorhombic, hexagonal, rhombohedral, monoclinic, and triclinic. ये सातों यहाँ टेबल पर घर में जाकर के एक बार में डायग्राम देख लेना, ठीक है, 2 मिनट लगेगा तो आइडिया लग जाएगा। जैसे यहाँ पर ये 3 तो बताए हम लोग कि क्यूबिक क्या हुआ, टेट्रागोनल क्या हो गया, ऑर्थोरॉम्बिक क्या हो गया, वैसे ही बाकी का आप देख लोगे वहाँ। नेक्स्ट पॉइंट, in these 7 geometrical arrangement, total 14 unit cell are practically exist, and these are called 14 Bravais lattices. यहाँ लिखा हुआ है 14 Bravais lattices, ये लिख लो 14 Bravais lattices. तो 7 टाइप हो सकता है ज्योमेट्रिकल, और कंस्टिट्यूएंट कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट हो सकते हैं इसके अनुसार से टोटल 14 हो सकता है, उसी को हम लोग 14 ब्रावियस लैटिसेस कहते हैं।
क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड का किस तरीके से वो क्लोजली पैक्ड हो सकते हैं, इसे हम लोग को पढ़ना है 1 डायमेंशन में, 2 डायमेंशन में और 3 डायमेंशन में, यानी कि इन तीनों डायमेंशन में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 1 डायमेंशन का। पहले सुन लो, समझ लो, उसके बाद में इन सबको लिखवा देंगे, डिक्टेट कर देंगे। 1 डायमेंशन, 1 डायमेंशन में कंस्टिट्यूएंट का सिर्फ एक ही तरह का अरेंजमेंट पॉसिबल है, और उस अरेंजमेंट को देखो यहाँ पर ये क्लोजली पैक्ड है ना, एक एटम दूसरे एटम को क्या कर रहा है, टच कर रहा है, ठीक है। इस तरीके के अरेंजमेंट को हम लोग लीनियर अरेंजमेंट कहते हैं। ये लीनियर अरेंजमेंट हुआ। और यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर, अब ये एक टर्म आया, कोऑर्डिनेशन नंबर डिफाइन भी करेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी हम लोग पढ़ रहे हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर वहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कहा जा रहा था, यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर कहता है द नंबर ऑफ एटम विच सराउंड अ एटम, विच सराउंड ए सेंट्रल एटम इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल एटम। जैसे यहाँ ये मेरे हाथ में स्टाइलस है, अब इस स्टाइलस को हम ऐसे पकड़ के रखें और हमसे पूछा गया कि बताओ जी इस स्टाइलस का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। तो आप जरा गौर से देख करके बताओ तो इस स्टाइलस को मेरा कितना फिंगर सराउंड कर रहा है, टच कर रहा है, 5। ये 5 टच कर रहा है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर वैल्यू कितना हो गया, 5। अगर हम लोग ऐसे पकड़ते हैं इसको, तो अभी बताओ इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 3। तो कोऑर्डिनेशन नंबर है क्या, इट इज द नंबर ऑफ एटम्स विच सराउंड ए सेंट्रल एटम। जो किसी सेंट्रल एटम को जितने टच कर रहे हो, जितना सराउंड कर रहा है, वह उस सेंट्रल एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर कहा जाता है। अब इस कंसेप्ट को अगर हम लोग अप्लाई करें यहाँ पर, जैसे इसी को ले लो, बताओ तो इसे कितने एटम टच कर रहे हैं। देखो डायग्राम यहाँ पर है, कितने टच कर रहे हैं। ये टच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसको ये कर रहा है, ये टच कर रहा है, ये इसको टच कर रहा है, ये इसको टच नहीं कर रहा है, ये इसको टच कर रहा है। तो यहाँ डायरेक्टली इसको सिर्फ यही 2 टच कर रहा है। किसी को भी लेके चलोगे, अगर इसे हम कंसीडर करेंगे तो इसे कितने एटम्स टच कर रहे हैं, 2। इसका मतलब इस कंडीशन में कोऑर्डिनेशन नंबर का वैल्यू कितना हो गया, 2। यानी कि इन 1 डायमेंशन ओनली 1 टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज पॉसिबल and that is called linear in which the coordination number value is 2। लेकिन अगर हम लोग 2 डायमेंशन की बात करें तो 2 डायमेंशन 1 डायमेंशन से आगे बढ़ जाएगा। 2 डायमेंशन देखो क्या हो सकता है, यहां ये लीनियर अरेंजमेंट है, लीनियर, इसी के ऊपर में सेकेंड लेयर ऑफ एटम्स को डाल दिए, सेकेंड लेयर ऑफ एटम्स के ऊपर में थर्ड लेयर ऑफ एटम्स को डाल दिए, इसी तरह से थर्ड लेयर ऑफ एटम्स को हम लोग के ऊपर में हम लोग फोर्थ लेयर ऑफ एटम्स को डाल दिए। यहां पर एक अरेंजमेंट ये हुआ। दूसरा लीनियर अरेंजमेंट से और क्या कर सकते हैं हम लोग, यहां पर देखना, ये लीनियर अरेंजमेंट है, दूसरे लेयर ऑफ एटम्स को इसके डिप्रेशन में डालते हैं। ये जो गड्ढा है वहां पर, जैसे आप देखते होगे कोई फल वगैरह अरेंज करके रखता है या अंडा सजा करके रखता है, तो जो बीच में गड्ढा आता है उसके बीच में डालता है, वो यहाँ डाल दिए। अब तीसरा लेयर ऑफ एटम्स भी इसके डिप्रेशन में डालेंगे, और क्लोजली पैक्ड है, इसका मतलब सब एक दूसरे को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। चौथा लेयर ऑफ एटम्स यहाँ डालेंगे, यहाँ इस जगह पर, ठीक। अब दोनों का नाम अलग अलग होगा, दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर अलग अलग होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर समझे हैं तो आप आंसर कर सकते हो। कोऑर्डिनेशन नंबर कहा जाता है जिस एटम के बारे में बात कर रहे हैं उससे डायरेक्टली कितने एटम जुड़े हुए हैं, कितने एटम उसको टच कर रहे हैं, वह उस एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर कहा जाता है। जैसे यहाँ पर टर्मिनल के एटम को छोड़ दें तो बाकी सारे एटम्स का कोऑर्डिनेशन नंबर वैल्यू कितना होगा, 2। बताओ इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 1, क्योंकि इसको एक ही टच कर रहा है। तो और लास्ट वाले को छोड़ करके, टर्मिनल एटम को छोड़ करके बाकी सभी का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 2। अब यहां पर देखेंगे कि किस तरीके से है। तो कोई भी एक एटम को ले लो, मान ली कि यहां इसको हम सेंटर एटम मान लिए, तो देखो तो इसको ये टच कर रहा है, ये टच कर रहा है, ये टच कर रहा है, ये टच कर रहा है। अगर इनको हम मिला दें, स्क्वायर जैसा दिख रहा है, तो इस तरह के अरेंजमेंट को हम लोग स्क्वायर क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट करते हैं, जो कि स्क्वायर क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट।
ये 2 डायमेंशन में है पैकिंग। यहाँ पर भी वही कंसेप्ट अप्लाई करते हैं, किसी को भी ले लो, इसे यहाँ ले लिए, देखो इसे ये भी टच कर रहा है, ये भी टच कर रहा है, ये भी टच कर रहा है, ये भी करेगा, ये भी करेगा और ये भी करेगा। अब टोटल अगर मिला दें तो देखो तो कितना टच कर रहा है इसको, 6। इसे कहा जाता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट। हेक्सा ये था स्क्वायर क्लोज पैकिंग और ये हो गया हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट, क्लोज पैकिंग। अब जरा कोऑर्डिनेशन नंबर बता दो, बताओ तो इस वाले में कोऑर्डिनेशन नंबर का वैल्यू कितना हो गया, 4, ठीक है। और इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर का वैल्यू कितना है, 6। यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर का वैल्यू 6 हो, तो 2 डायमेंशन तक बना लिए, यानी ये लीनियर था, इसी के ऊपर में सेकंड लेयर थर्ड लेयर ऐसे डाल दिए तो ये 2 डायमेंशन हो गया। अब 3 डायमेंशन बनाना होगा तो इमेजिन करो कि इसको यहाँ बेस पर रख दिया, अब इसके ऊपर में फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, तो अब ये जो बनेगा वो क्या बन जाएगा, 3 डायमेंशनल, जिसमें लेंथ भी है, विड्थ भी है और हाइट भी है। तो 3 डायमेंशनल मेरे लिए यहाँ बोर्ड पर प्लॉट करना डिफिकल्ट है। 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन का था हम यहाँ बना दिए। तो आप घर में जाओगे तो थोड़ा सा बुक देखोगे, उसमें क्या कहता है कि इसी तरीके से जैसे एक में डाले हम लोग एटम के ऊपर एटम, अब यहाँ ये इसमें डिप्रेशन के ऊपर में डिप्रेशन डालते चले गए, तो एक बनेगा स्क्वायर क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट से, यानी ऐसा ही बनता गया और फिर ऊपर में डालते चले गए, तो उससे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का फॉर्मेशन होता है। और यहाँ अगर डिप्रेशन में डालते हैं तो वॉइड का फॉर्मेशन होता है, खाली जगह को, यहाँ जो बीच में बचा हुआ खाली जगह बचा हुआ रह गया है, यहाँ बचा हुआ रह गया ये वाला पार्ट, इसी को वॉइड या इंटरस्टिशियल साइड कहा जाता है। अब जरा देख करके बताओ तो ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग है और ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है, दोनों में कौन ज्यादा क्लोजली पैक्ड है, कौन ज्यादा कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है, हेक्सागोनल, क्योंकि इसमें इंटरस्टिशियल साइट का अमाउंट कम है, इंटरस्टिशियल वॉइड यानी वैकेंट स्पेस कम है, और इसमें वैकेंट स्पेस का वैल्यू क्या है, ज़्यादा है, वो हम लोग कैलकुलेट भी करेंगे, आगे पैकिंग इफिशिएंसी भी निकालेंगे, न्यूमेरिकली वहाँ पर वो प्रूव करेंगे। अब इसको पहले हम लोग लिख लेते हैं, उसके बाद में, ठीक है, 3 डायमेंशनल वाला भी लिखवा देंगे, डायग्राम बनाना मेरे लिए डिफिकल्ट है। क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट हेडिंग डलवाए थे, अब लिखो इन 1 डायमेंशन, in one dimension, in one dimension। देखिए इसमें in one dimension, in one dimension only one type of arrangement, only one type of arrangement, one type of arrangement is possible, only one type of arrangement is possible, is possible, and it is called, and it is called linear, and it is called linear, it is called linear। Paragraph change, except the terminal atom, except the terminal atom, terminal atom the coordination number, the coordination number, coordination number in linear arrangement, coordination number in linear arrangement, linear arrangement is 2, in linear arrangement is 2, is 2। लिखे, नोट में लिखो अंडर द हेडिंग ऑफ नोट। लिखे द नंबर ऑफ एटम्स, the number of atoms which surround, the number of atoms which surround a central atom, which surround a central atom, central atom
is called coordination number, is called coordination number of the central atom, is called coordination number of the central atom, of the central atom. अब डायग्राम आप बनाओगे एक बार में, इसके लिए कितना जगह चाहिए वो 2-3 लाइन जगह छोड़ दो, और ये 1 डायमेंशन में था, अब लिखो इन 2 डायमेंशन, इन 2 डायमेंशन लिखवा देते हैं, फिर डायग्राम आप बनाना इन 2 डायमेंशन। लिखिए इसके बारे में, if second layer of atoms are placed just above the first layer of atoms, just above the first layer of atoms, and so on, then we get two-dimensional, a square close packing arrangement, two-dimensional, a square close packing arrangement, in which the coordination number is 4, number is 4. Paragraph change. If second layer of atoms are placed on the depression of first layer, of atoms, and so on, then we get two-dimensional, hexagonal close packing arrangement, in which the coordination number is 6, और पहले वाले में कितना था 4, in which the coordination number is 6. बोलो यहाँ तक में कोई दिक्कत? अब ये डायग्राम बना लीजिए, उसके बाद में फिर 3 डायमेंशन के बारे में बात करते हैं। चलो यहाँ देखो ध्यान से, अभी हम लोग बात किए कि अगर लीनियर अरेंजमेंट है 1 डायमेंशन में, कोऑर्डिनेशन नंबर का वैल्यू वहाँ 2 हुआ, इसी से 2 डायमेंशन बनाया गया, तो लीनियर एटम के ऊपर में फिर दूसरा लेयर, फिर तीसरा लेयर, फिर चौथा लेयर, तो बन गया स्क्वायर क्लोज पैकिंग, और अगर उसके डिप्रेशन में डाल दिए तो बन गया हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। यानी अब 2 डायमेंशन में हमारे पास में 2 बेस आ गया, एक स्क्वायर क्लोज पैकिंग और दूसरा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो 3 डायमेंशन के पास में हमारे पास में 2 से बढ़ेंगे, पहला बढ़ेंगे हम लोग
फ्रॉम अ स्क्वायर क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट। सुन लो, उसके बाद में सब लिखवा देंगे। अ स्क्वायर क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट, यहां से बढ़ते हैं पैकिंग अरेंजमेंट से। तो यहां कहता है कि ये फिर से यहां देखो, ये लीनियर है, फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर, ये डाल दिए। अब इसको बेस बना लिए। अब इसी के ऊपर में फिर दूसरा लेयर ऑफ एटम भी डाल दिए। ठीक है, ये फर्स्ट लेयर ऑफ एटम का जो पोजीशन है उसको हम लोग अगर ए मानते हैं, इसी के ऊपर में ठीक अगर सेकेंड लेयर ऑफ एटम है, तो अगर इसको ए कह रहे हैं तो इन्हें भी क्या कहा जाएगा, ए। तो ये कहा जाएगा ए, इसी के ऊपर में फिर थर्ड लेयर के ऊपर में फिर फोर्थ लेयर, तो इन्हें कहा जाएगा ए टाइप अरेंजमेंट। यानी इससे अगर बढ़ते हैं हम लोग तो यहाँ बनता है ए डॉट 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 टाइप अरेंजमेंट, और ये फॉर्मेशन कर लेता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, या इसी को हम लोग प्रिमिटिव यूनिट सेल भी कहते हैं, ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। अब कोऑर्डिनेशन नंबर याद करो, थोड़ा इमेजिन करो। अ स्क्वायर क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था, 4। अब इसी के ऊपर में एक और एटम डाल रहे हैं, उसी के नीचे में एक और एटम आ रहा है, तो पहले से ये 4 टच कर रहा था, तो एक अब ऊपर वाला टच कर रहा है तो 5, और नीचे वाला टच करेगा तो 6। यानी कि इस कंडीशन में कोऑर्डिनेशन नंबर का वैल्यू कितना हो गया, 6। ये 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग। वहीं अगर हम लोग हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग से आगे बढ़ें, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग से HCP भी लिखा जाता है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो कहता है कि पहला लेयर जो आपका बना हुआ है डिप्रेशन में आप डालें, अब दूसरे लेयर ऑफ एटम्स को उसके डिप्रेशन में डालोगे, तो जितना होल है ना वो सारा कवर नहीं होगा आपका, उसके बीच में छूट जाएगा। कभी बॉल वगैरह को भी अरेंज करके देखोगे तो बीच में छूट जाएगा, बुक का डायग्राम भी जाकर के देखना। और अब जब सेकंड लेयर आप डाल लिए हैं, फिर ऊपर से देखोगे तो आपको 2 तरह का छेद होल नजर आएगा। एक होल से दूसरे लेयर के बाद में ही पूरा जमीन आपका दिखाई देगा, और एक होल वो बचा रहेगा जिसमें से पहला लेयर वाला बॉल दिखाई देगा। तो वो जिसमें पहला लेयर वाला बॉल दिखाई देगा, वो होल सिर्फ 4 एटम से घिरा हुआ है, इसलिए उसे टेट्राहेड्रल कहा जाता है। और वो होल जिससे आपको जमीन दिखाई दे रहा है, उसको अगर आप गौर करोगे तो वहां पर वो 6 एटम से घिरा हुआ है, उसको ऑक्टाहेड्रल कहा जाता है। ऑक्टा का मतलब यहाँ 8 नहीं लगाना, ऑक्टाहेड्रल यानी कि यहाँ पर 6 कंस्टिट्यूएंट से घिरा हुआ होता है। तो अब कहता है कि अगर आप थर्ड लेयर, हेक्सागोनल का थर्ड लेयर अगर आप टेट्राहेड्रल वॉइड पर डालते हैं, तब उस कंडीशन में ए बी डॉट 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 टाइप अरेंजमेंट बनता है, और इसी को हम लोग 3 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट भी कहते हैं। और वहीं अगर तीसरा लेयर आप टेट्राहेड्रल के बजाय ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर डाल देते हैं, तब इस कंडीशन में बनेगा ए बी सी डॉट 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 टाइप अरेंजमेंट, और इसे हम लोग या तो CCP कहते हैं या इसी को हम लोग FCC भी कहते हैं, फेस सेंटर्ड क्यूबिक कहा जाता है। अब इसको थोड़ा सा समझो। ए कहने का मतलब फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर, दिज ऑल लेयर्स आर इन वन प्लेन, सबका सब एक ही प्लेन में है, इसे ए कहा गया। ए बी कहने का मतलब, मेरे फिंगर को ध्यान से देखना, अब सेकंड हम यहां डाल रहे हैं, अब जरा देख करके बताओ तो ए और बी दोनों एक ही प्लेन में है या अलग अलग है, अलग अलग है। तो जब इसको हम नाम दिए हैं ए, तो इसे हम नाम दे देंगे बी। और अब तीसरा अगर ए के ठीक नीचे वाले के प्लेन में आ गया, और चौथा फिर यहां पर चला गया, तो उसको ए कहे तो फिर बी, ये क्या हो गया ए, तो इन्हें कहा गया ए बी टाइप अरेंजमेंट। और ए बी सी कहने का मतलब फर्स्ट लेयर अलग है, सेकेंड लेयर अलग है, थर्ड लेयर अलग है, अब फिर फोर्थ लेयर जो है वो पहले वाले लेयर के प्लेन में आ गया, तब उन्हें कहा जाता है ए बी सी टाइप अरेंजमेंट। कोई जरूरी नहीं है डायग्राम वगैरह के ऊपर में फोकस करना, आप सिर्फ पॉइंट याद में रखो कि किसका क्या मतलब निकलता है। ए टाइप अरेंजमेंट में सारे फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ लेयर सब आइडेंटिकल होते हैं। ए बी टाइप अरेंजमेंट का मतलब फर्स्ट लेयर एंड थर्ड लेयर सारा आइडेंटिकल, सेकेंड लेयर डिफर कर गया। और ए बी सी टाइप अरेंजमेंट में देखो तो कौन सा, ये फर्स्ट लेयर है, ये सेकेंड थर्ड, और ये कौन सा लेयर है, फोर्थ। तो अगर फर्स्ट लेयर और फोर्थ लेयर आइडेंटिकल है, तब उन्हें हम लोग कहते हैं ए बी सी टाइप अरेंजमेंट, और इन्हें CCP या FCC कहा जाता है। लिखे लिखवाते हैं, देखो इन थ्री डायमेंशन इसमें ए लिखो, कैपिटल ए,
from two dimensional a square close packing arrangement, from two dimensional a square close packing arrangement, a square close packing arrangement. देखिए इसके बारे में, if second layer of atoms, if second layer of atoms are placed on the first layer of atoms, are placed on the first layer of atoms, on the first layer of atoms, and so on, then we get AAA dot 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 type arrangement, then we get AAA dot 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 type arrangement, which results the formation of primitive, or simple cubic unit cell, primitive or simple cubic unit cell, simple cubic unit cell. Coordination number in such arrangement, is 6. Coordination number in such arrangement is 6. अब B लिखो, कैपिटल B, from two dimensional hexagonal close packing, two dimensional hexagonal close packing arrangement, लिखिए इसमें, if second layer of atoms are placed on the depression of first layer of atoms, on the depression of first layer of atoms, then we get two different types of void, VOID, void आगे बताएंगे भी आपको, two different types of void, VOID, known as tetrahedral void, and octahedral void, नेक्स्ट पॉइंट, पैराग्राफ चेंज करके, if the third layer of atoms are placed on the tetrahedral void
are placed on the tetrahedral void, then we get AB dot type arrangement, AB dot type arrangement, or three-dimensional hexagonal close packing, three-dimensional hexagonal close packing। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग को शॉर्ट में क्या लिखेंगे? HCP, ब्रैकेट में लिख दीजिए HCP। अब HCP दो जगह पर आ गया, स्क्वायर में भी आ गया, स्क्वायर के 2 डायमेंशन में भी और ये 3 डायमेंशन में भी। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग ब्रैकेट में HCP ब्रैकेट क्लोज अरेंजमेंट। पैराग्राफ चेंज। If third layer of atoms are placed on the octahedral void, then we get ABC dot type arrangement, ABC dot type arrangement। It is also called cubic close packing, बोलो ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? CCP, क्यूबिक क्लोज पैकिंग CCP, और फेस सेंटर्ड क्यूबिक ब्रैकेट में FCC अरेंजमेंट। नीचे नोट में लिखो कोऑर्डिनेशन नंबर in both HCP and CCP arrangement, R12, यानी 6 तो बेस पर ही आ गया। अब 3 ऊपर से कवर करेगा डिप्रेशन में और 3 नीचे से, तो 6 3 9 और 3 कितना हो गया? 12। तो HCP में भी टेट्राहेड्रल पर भी वही आया और ऑक्टाहेड्रल पर भी वही आया। अब अभी जो पढ़े हम लोग उसको 2 मिनट में समराइज कर लेते हैं, किस तरीके से क्या आया जो। चलो देखो यहाँ सब लोग, हम लोग यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट को। क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट और इस क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट में सबसे पहले बात कर रहे हैं हम लोग इन 1 डायमेंशन, यानी कि 1 डायमेंशन में कितने तरह का अरेंजमेंट पॉसिबल है। थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो और बताओ तो 1 डायमेंशन में कितना अरेंजमेंट पॉसिबल है? एक। कौन सा अरेंजमेंट? और इस लीनियर में कोऑर्डिनेशन नंबर का वैल्यू कितना होता है? 2। ये हो गया। वहीं अगर हम लोग 2 डायमेंशन की बात करें, इन 2 डायमेंशन 2 तरह का अरेंजमेंट पॉसिबल था।
यहां से एक आ गया था स्क्वायर क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट, स्क्वायर क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट, और दूसरा क्या आ गया था, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट, गोनल क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट। बताओ स्क्वायर क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट में कोऑर्डिनेशन नंबर का वैल्यू 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, और यहां बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर का वैल्यू 6। अब यहीं के बाद में अब हम लोग फिर 3 डायमेंशन की तरफ में बढ़े। इन 3 डायमेंशन इस स्क्वायर क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट के बाद में जो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट आया, यहां फॉर्मेशन हो गया सिंपल क्यूबिक का, प्रिमिटिव क्यूबिक भी कहा गया। इसी को हम लोग ए डॉट 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 टाइप अरेंजमेंट बोले, और यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर का वैल्यू कितना आ गया था, 6। जबकि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के बाद में 2 तरह का अरेंजमेंट आया। ये डिपेंड करता है कि कहां आप डाल रहे हैं। अगर टेट्राहेड्रल वॉइड पर अगर आपने डाला है तो यहाँ ये फॉर्मेशन हो गया ए बी डॉट 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 टाइप अरेंजमेंट, और अगर आपने ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर डाला है तब ये फॉर्मेशन किसका किया, ए बी सी डॉट 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 टाइप अरेंजमेंट। ए बी टाइप अरेंजमेंट को ही हम लोग और जानते हैं, इसे कहा गया HCP, और यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर का वैल्यू कितना हो गया, 12। ABC टाइप अरेंजमेंट को ही CCP कहा जाता है, या इसी को और क्या कहते हैं हम लोग, FCC, और यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर का वैल्यू भी कितना हो गया, 12। आपके काम का बात यही है, जो अभी हम लोग 1-1.25 घंटे में जितना डिस्कस किए उसका मेन पार्ट यही है। इसी को आपको ध्यान में रखना है। ये टेट्राहेड्रल वॉइड क्या है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या है, अगले क्लास में यही हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि वॉइड का मतलब क्या हुआ, इंटरस्टिशियल साइड कितने तरह के होते हैं, क्यों टेट्राहेड्रल कहा गया, वो सब कुछ, और कुछ कैलकुलेशन भी आएगा अगले वाले क्लास में। Thanks for watching this video.